साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, हमारे जो आने वाले संभावित प्रश्नों की कड़ी के 13 कड़ी आप देख चुके हैं। ये 14वीं कड़ी है और इसमें भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप नोट्स बनाते चलिए और इनका रिवीजन करते भी चलिए। ये आपके हर स्टेप में काम आएंगे। केबीसी और किसी भी राउंड में पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते जाइए। आशा है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का ये 14वीं कड़ी देखते हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न पूछा गया है, इस वर्ष का देश का प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023 किसे दिया गया है। आपको विकल्प दिए हैं, ए डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, बी दिया है डॉक्टर अभिषेक सिंह, सी दिया है डॉक्टर पंकज तिवारी या फिर डी दिया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। तो साथियों, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर को अपना अवार्ड समर्पित किया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बस्तर छत्तीसगढ़ के माँ दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को देश के सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये अवार्ड जो दिया गया है ये राजाराम त्रिपाठी को दिया गया है। और साथियों, इन्होंने जो राजाराम त्रिपाठी जी हैं, इन्होंने दुर्लभ औषधियों को वैज्ञानिक तरीके से जैविक पद्धति से इनकी खेती की है और इनको संजो कर रखा है और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं अच्छे से। तो इसीलिए ये सम्मान उनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। साथियों, प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया है, GUI और माउस का उपयोग आम आदमी के लिए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ। आपको विकल्प दिए हैं, ए दूसरी पीढ़ी, बी दिया है तीसरी पीढ़ी, सी दिया है चौथी पीढ़ी या फिर डी दिया है पांचवी पीढ़ी। तो साथियों, हालांकि माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में इसकी शुरुआत कर दिया था। उन्होंने शुरू किया था इसके बारे में खोज करना और 1960 में उन्होंने ये आविष्कार लगभग कर ही लिया था। और बिल इंग्लिश ने 1964 में इसका प्रोटोटाइप भी तैयार किया था। ये SRI के इंटरनेशनल के ये कार्य करते थे, ये उनसे संबंधित हैं। और परंतु जो मनुष्य आम आदमी के लिए जो इसकी शुरुआत हुई है वो चौथी पीढ़ी से हुई है। और सबसे पहला जो इसका उपयोग किया गया है 1972 में जेरॉक्स आल्टो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया है। इसका वास्तविक उपयोग जो शुरू हुआ है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक सी, चौथी पीढ़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, भारत के किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना स्थापित किया गया है। साथियों, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, मैं उत्तर पढ़ रहा हूँ। ए दिया है बिहार पटना, बी दिया है केरल के कोच्चि में या फिर सी दिया है कर्नाटक तुमकुरू गुब्बी तालुक में या फिर डी दिया है आंध्र प्रदेश अमरावती में। तो साथियों, कर्नाटक के तुमकुरू में स्थापित किया गया है ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जा रहा है। और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये हॉल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर्नाटक के तुमकुरू में स्थापित किया है हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है और भारत का बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना तो है ही। और ये जो है ये देश की रक्षा ताकत बढ़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो साथियों, ये इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। इसमें फ़िलहाल जो है वे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, उसके बाद जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी बनाए जाएंगे। तो ये जो है ये बनाया गया है आपका कर्नाटक के तुमकुरू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक चौथा, CBG और CNG में B और N क्रमशः क्या हैं। साथियों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। CBG और CNG में B और N क्रमशः क्या हैं। साथियों, विकल्प ए दिया है बायो और नेचुरल, बी दिया है बेसिक और नेचुरल, सी दिया है बायो और नाइट्रोजन और डी दिया है बैलेंस्ड और नेशनल। तो साथियों, CBG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड बायोगैस और CNG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अतः प्रश्न के अनुसार बी और एन क्योंकि पूछा गया है
तो ये क्रमशः हो जाएंगे बायो और नेचुरल। ये जो हैं बी और एन बायो और नेचुरल के लिए उपयोग किए गए हैं, जो कि ऑप्शन क्रमांक ए में दिया गया है। तो सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, भारत के किस राज्य का पुराना नाम कलिंग है? आपको विकल्प दिए हैं, ए छत्तीसगढ़, बी तेलंगाना, सी झारखंड या फिर डी ओडिशा। तो साथियों, वर्तमान ओडिशा जो है ये राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापद्मनंद के साम्राज्य का एक अंग था। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग विजय उनकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच में 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्याग दिया और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो साथियों, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी उड़ीसा में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो चर्चित रही हैं। अभी हाल ही में बालासोर में ट्रेन दुर्घटना भी हुई है। तो इससे संबंधित, इस राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया। ये विकल्प क्रमांक डी है, ओडिशा। तो सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा गया है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? क्यों प्रश्न 6वां पूछा गया है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको विकल्प दिए हैं, ट्रामेटोलॉजी, बी दिया है ऑन्कोलॉजी, साथियों विकल्प सी दिया है कैलो या कालोलॉजी, और या फिर विकल्प डी दिया है डर्मेटोलॉजी। तो सही उत्तर आपको चुनना है। तो साथियों, चिकित्सा में आघात विज्ञान, ग्रीक आघात से जिसका अर्थ है चोट या घाव, किसी व्यक्ति को दुर्घटनाओं या हिंसा के कारण होने वाले घावों और चोटों का अध्ययन है और इसको शल्य चिकित्सा विज्ञान में ट्रामेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ट्रामेटोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जिसमें घाव का अध्ययन किया जाता है और ये उसकी मरम्मत से भी संबंधित है। तो घावों का अध्ययन कहलाता है ट्रामेटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें जो अन्य विकल्प दिए हैं, विकल्प बी जो ऑन्कोलॉजी दिया है वह कैंसर से संबंधित है। कैंसर विज्ञान ऑन्कोलॉजी कहलाता है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। और कैलोलॉजी जो कालोलॉजी है, कैलोलॉजी जो है ये चेहरे की सुंदरता से संबंधित है। तो चेहरे की सुंदरता का अध्ययन जो कहलाता है वो कालोलॉजी या कैलोलॉजी कहलाता है। और डी जो दिया गया है ऑप्शन 4 में डर्मेटोलॉजी, ये त्वक विज्ञान या त्वचा विज्ञान या चर्म विज्ञान है। आयुर्विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत केश, नख और त्वचा से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो ये चारों विकल्प आप समझ गए होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसका जो सही विकल्प है ये मैंने आपको बता दिया। विकल्प क्रमांक ए ट्रामेटोलॉजी, विकल्प क्रमांक ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 कहाँ किया गया? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 कहाँ किया गया है? साथियों, आपको विकल्प दिए हैं, ए अमेरिका, बी दिया है इंग्लैंड, सी दिया है स्वीडन या फिर डी दिया है फिनलैंड। तो साथियों, आप जान रहे हो कि अभी फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो फिनलैंड की सुरक्षा को दृष्टि में रखकर नाटो ने ये युद्धाभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया है जिसका नाम रखा गया है आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023। साथियों, आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 नाम का यह युद्धाभ्यास फिनलैंड में आयोजित किया गया है और फिनलैंड नाटो का नया सदस्य है जिसकी सीमा रूस से मिलती है। और इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, फिनलैंड सहित 14 देशों के 7500 सैनिक, 1000 से अधिक गाड़ियां और 150 लड़ाकू विमान शामिल हैं इस युद्धाभ्यास में। तो ये उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया है फिनलैंड की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे हो कि फिनलैंड जो है वो अभी नाटो का 31वां सदस्य बना है 4 अप्रैल 2023 को। तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? साथियों, प्रश्न क्रमांक 8वां है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? आपको विकल्प दिए हैं, ए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा,
बी दिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, सी दिया है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या फिर डी दिया है 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा। भारत की जो मानक समय रेखा है वो है GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि यह मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं, 5:30 हो जाते हैं। तो यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह भारत का मानक समय रेखा है जो कि नैनी से होकर गुजरती है इलाहाबाद के, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो राज्य जो हैं ये हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा गया है, सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त चित्र का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ, सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्त चित्र का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आपको विकल्प दिए हैं। साथियों, विकल्प ए दिया है द एलिफेंट विस्पर्स, बी दिया गया है द फॉक्स विस्पर्स, सी दिया गया है द डॉग विस्पर्स, या फिर डी द व्हेल विस्पर्स। तो साथियों चलिए इसका उत्तर देखते हैं। साथियों, तमिल भाषा के वृत्तचित्र द एलिफेंट विस्पर्स ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में भारत के लिए पहला ऑस्कर जीता है। इसे कार्तिकेय गोसाल्विज ने निर्देशित किया है और गुनीत मोंगा ने प्रोड्यूस किया है। इसकी कहानी अकेले छोड़ दिए गए हाथी और उसकी देखभाल करने वालों के बीच अटूट बंधन की बात बताती है फिल्म में। जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है द एलिफेंट विस्पर्स। ये जो विकल्प क्रमांक ए में दिया गया है, तो सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऑस्कर पुरस्कार है जो कि अभी दिया गया है 2023 का, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, ये पूछा गया है, विपर्जय क्या है? आपको विकल्प दिए हैं, ए एक जीव, बी एक वृक्ष, सी एक फूल, या फिर डी एक चक्रवात। तो साथियों ये मौसम विभाग से संबंधित है। साथियों, अरब सागर में साल के पहले प्री मानसून तूफान का नाम विपर्जय रखा गया है, जिसका नाम बांग्लादेश ने दिया है। तो इसका सही उत्तर है एक चक्रवात। साथियों, इसका सही उत्तर है डी एक चक्रवात। विपर्जय जो है ये एक चक्रवात है जो कि अरब सागर में बनता है। इसको प्री मानसून तूफान भी कहते हैं। विपर्जय एक चक्रवात है। तो साथियों ये हो गए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने देखे। इसका रिवीजन करते रहिए, और चाहे तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये 14वीं कड़ी थी और अब 15वीं कड़ी में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।